मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा भाग एक। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और एक दिन समूची दिल्ली में वैसे तूफान आ गया। इस तूफान का सबसे पहला झोंका लोगों ने सुबह आंख खुलते ही समाचार पत्रों के माध्यम से महसूस किया। प्रत्येक अखबार में मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन था, पंडित सेविंग्स एंड फाइनेंस कंपनी। लोग अभी विज्ञापन के विस्तार और स्कीम को पढ़ ही रहे थे कि रेडियो और ट्रांजिस्टर चीख पड़े। पंडित सेविंग्स एंड फाइनेंस कंपनी के सदस्य बनिए और भरपूर लाभ कमाइए। एक बार, सिर्फ एक बार 84 महीने के लिए 200 रुपए पंडित फाइनेंस में जमा कीजिए और हर महीने निकलने वाले इनामी के लकी ड्रॉ में हिस्सा लीजिए। एक नारी स्वर और 84 महीने बाद 200 के 200 रुपए वापस। अरे वाह, इसमें नुकसान कहाँ है? ए जी सुनो, ऑफिस से लौटते वक्त पंडित फाइनेंस के सदस्य जरूर बनते आना। पुरुष की आवाज। 200 रुपए की बात करती हो भगवान, महीने का आखिर चल रहा है, मेरी जेब में 2 कौड़ी भी नहीं है। अरे चिंता क्यों करते हो, मैं अभी लाई। महिला स्वर। ऐसी स्कीम के लिए तो मैं अपने गहने तक बेचकर पैसे दे सकती हूँ। विज्ञापन खत्म होने का संगीत। लोग घर से दफ्तर, दुकान या दैनिक मजदूरी के लिए निकले तो प्रमुख चौराहों पर पंडित फाइनेंसिंग एंड फाइनेंस सेविंग्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। दीवारों पर बड़े आकार के 4 रंग वाले पोस्टर और जगह जगह छोटे छोटे बच्चे बांट रहे थे पैम्फलेट। ऑफिस में जाकर पत्रिका खोली तो पहला पेज पंडित फाइनेंस का। शाम को चित्रहार के चौथे गाने से पहले जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे एक पति से पत्नी ने कहा, अरे अरे बड़ी जल्दी में हो, मेरी किसी सौत को टाइम दे रखा है क्या? अरे नहीं भगवान, पति महोदय बोले, पंडित फाइनेंस का सदस्य बनने जा रहा हूँ और सदस्यता फॉर्म खत्म हो गए तो मैं बेकार रह जाऊंगा। बेकार? हाँ, हर 2 महीने बाद होने वाले पंडित फाइनेंस के लकी ड्रॉ में एक कार निकलती है। सदस्य बनने के बाद ही तो मैं कार वाला कहलाऊंगा। चित्रहार का 5वां गाना शुरू। दर्शक अभी तक पंडित फाइनेंस के बारे में ही सोच रहे हैं। रात को सोने से पहले रेडियो ट्रांजिस्टर पर लोगों ने बार बार सुबह वाले डायलॉग सुन लिए। गर्ज यह है कि पंडित फाइनेंस का नाम और उसकी आकर्षक स्कीम जबरदस्ती लोगों के जहन में ठूसी जाने लगी। यह क्रम 1 महीने तक चला और 1 महीने बाद सारी दिल्ली जानती थी कि दिल्ली में पंडित फाइनेंस है, एक ऐसी संस्था जो सिर्फ एक बार लिए गए 200 रुपए के ब्याज के बदले हर सदस्य को 84 महीने तक लगातार हर महीने निकलने वाले लकी ड्रॉ में चांस देती है। दूर महीने होने वाले ड्रॉ में आकर्षक इनाम है। महीने में विशेष आकर्षण मारुति डीलक्स। स्कीम का विस्तार मानी जो कागज केशव ने साजिद आदि को दिखाया, उसकी नकल अगले पृष्ठ पर दी जा रही है। आजकल इसी मैटर के पैम्फलेट, होर्डिंग्स, पोस्टर और पदों से पूरी दिल्ली अटी पड़ी है। सुबह का अखबार हो या शाम का, पहले पेज पर विज्ञापन जरूर होगा। केशव पंडित शीर्षक वाले उपन्यास से शुरू हुआ और केशव पंडित का प्रथम दृश्य ही कोर्ट सीन था। शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुपम ने अपनी पत्नी की दौलत का एकमात्र अधिकारी बनने के बाद उसका कत्ल किया था। कत्ल कुछ ऐसी साजिश के साथ किया गया कि हत्यारे के रूप में कमल नामक अनुपम का एकमात्र साला पकड़ा जाए। अनुपम जुनेजा की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी, परंतु दुर्भाग्यवश केशव नामक एक 14 वर्षीय लड़के ने कत्ल होते अपनी आंखों से देख लिया। केशव चश्मदीद गवाह के रूप में अदालत के कटघरे में जा खड़ा हुआ। केशव की गवाही
जुनेजा को फांसी के फंदे की तरफ ले जा रही थी। अतः जमानत पर छूटते ही वह केशव के घर पहुंचा। पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी पुआ देवी और लड़की को उसने धमकी दी कि अगर उन सब ने केशव को कोर्ट में जाने से न रोका तो वे सारे परिवार को नेस्तनाबूद कर देगा। पंडित रविशंकर सत्य के पुजारी थे। वे डरे नहीं, कूटनीति से काम लिया। उन्होंने उस वक्त अनुपम नाम मुसीबत को यह कहकर टरका दिया कि केशव कोर्ट उसके विरुद्ध बयान नहीं देगा। परंतु वक्त आने पर उन्होंने अपने बेटे को कोर्ट में सच और केवल सच बोलने की कहा। केशव ने वही किया और इतनी दृढ़ता के साथ किया कि जुनेजा की जमानत तुरंत रद्द हो गई और वह जेल की हवा खाने लगा। अब जुनेजा जख्मी सांप था। अदालत में अपने बचाव के लिए उसने ऐसे वकील को खड़ा किया, सच्चे गवाहों को भी अपने क्रॉस क्वेश्चन से झूठा साबित कर देना जिसकी परंपरा थी। किंतु उस वक्त वह भिन्न उठा जब अपने किसी भी हथकंडे से वह 14 वर्षीय केशव को फंसाने में कामयाब न हो सका। केशव की सुलझी हुई और गवाही तथा तीरथ सिंह नामक एक अत्यंत कुशल, ईमानदार और जीनियस पुलिस इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन जुनेजा के गले में फांसी का फंदा बनकर पड़ने जा रही थी। तब जुनेजा के धाकड़ वकील ने ऐसा खेल खेला कि अदालत भ्रमित हो गई। कानून चकरा उठा। केशव की गवाही और तीरथ सिंह की इन्वेस्टिगेशन सच्ची होने के बावजूद कोर्ट में झूठी साबित हो गई। सीना ताने जुनेजा जेल से बाहर आ गया। इस बीच कानून की प्रक्रिया पर बात करने नन्हा केशव कई बार सरकारी वकील यानी जैन साहब के आवास पर जा चुका था। यही उसकी मुलाकात अपनी सहपाठी सोनू से भी होती थी। जैन साहब सोनू के अंकल थे। सोनू और केशव एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। जैन साहब के समक्ष केशव ने की प्रतिक्रिया से ऐसे जुड़े अनेक चुपते हुए सवाल उठाए जिन्होंने जैन साहब को अनुत्तरित कर दिया। उधर आजाद होते ही जुनेजा नामक घायल सांप धमकी देने पंडित रविशंकर के घर पहुंचा। रविशंकर, पुआ देवी और खुशबू उससे बेहद आतंकित और डरे हुए थे। इतने ज्यादा कि जुनेजा खुशबू को नजरों से घूर गया। अश्लील बातें कहीं उसके लिए मगर शंकर कुछ ना कर सके। खून का घूंट पीकर रह जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। हाँ, केशव अब भी को मजा चखाने से बाज नहीं आया। हालात यह बने कि कुछ और भड़क उठा। सारे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी देकर वह चला गया। रविशंकर बुरी तरह डर गए थे। जुनेजा के खिलाफ अब कुछ भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन 14 वर्षीय केशव ने हिम्मत नहीं हारी। वे थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर तीरथ सिंह को बताया कि जुनेजा ने उनके घर जाकर धमकी दी है कि परंतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले कर्तव्यपरायण और ईमानदार इंस्पेक्टर ने सबूतों के अभाव में जुनेजा के खिलाफ कुछ भी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। केशव के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यह जानकर वह भन्ना उठा। एक गुंडा दिन दहाड़े सरेआम किसी शरीफ आदमी के घर में घुसकर उसे धमकी देता है, माँ बहनों को बुरी नजर से देखता है, परंतु कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। भन्नाए हुए केशव ने यहाँ साबित कर दिया कि कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखी हर धारा सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों के लिए ढाल का काम करती है। तीरथ सिंह कसमसाकर रह जाने के अलावा और कुछ ना कर सका। कुकरेजा ऑफिस में भले ही जुनेजा का बॉस हो, किंतु वास्तव में वे हर बुरा काम एक साथ करते थे। कुकरेजा की वजह से ही अनुपम जुनेजा और उसका वकील बबीता हत्याकांड के सिलसिले में अदालत को धोखा देने में कामयाब हुए थे। उस वक्त अनुपम जुनेजा अपने घर कुकरेजा के साथ कामयाबी का जश्न मना रहा था जब इस इलाके का रजिस्टर्ड गुंडा यानी बब्बन वहां पहुंचा। इलाके में बब्बन की ऐसी धाक थी कि थाने में जाकर कोई खिलाफ कंप्लेंट तक नहीं कर सकता था।
बब्बन गिरोह का कोई भी लड़का इलाके के किसी भी घर से चौथ वसूल कर सकता था और उस वक्त अनुपम जुनेजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब बब्बन ने उससे कहा, कोर्ट को धोखा देकर तुम भले ही बाइज्जत बरी हो आए हो, मगर बब्बन को धोखा नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ कि बीवी का कत्ल तुम्ही ने किया है। इस इलाके में मेरा कानून चलता है और उस कानून के मुताबिक इस इलाके में किसी भी किस्म का जुर्म करने वाला मेरा टैक्स भरना पड़ता है। मैं तुमसे वही टैक्स वसूलने आया हूँ। पहले तो जुनेजा हिचका। बब्बन का विरोध करने की कोशिश की उसने, परंतु जब एहसास हुआ कि बब्बन का विरोध करके कम से कम इस इलाके में वह जिंदा नहीं रह सकेगा, तो धूर्त ने तुरंत पैतरा बदलकर बब्बन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब बब्बन जुनेजा के साथ था। बब्बन के लड़कों ने दिन दहाड़े सड़क पर चले जा रहे पंडित रविशंकर को किडनैप कर लिया। बब्बन ने उन्हें जुनेजा की बात मान लेने की सलाह दी, ना मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी। छोड़ दिए जाने पर रविशंकर घर पहुंचे। बुरी तरह आतंकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। बब्बन के अड्डे पर ही उन्हें यह भी पता लगा था कि तीरथ सिंह तो नहीं, किंतु बहुत से पुलिस वाले बब्बन गिरोह से मिले हुए थे। अब पंडित रविशंकर, उनकी पत्नी पुष्पा देवी, बेटी खुशबू और केशव की हालत यह हो गई कि दरवाजे पर होने वाली हल्की सी आहट तक उनके छक्के छुड़ा देती। बुरी तरह डरा सहमा और आतंकित था वह परिवार। तभी उनके हालचाल जानने वहां तीरथ सिंह आया। तब तक रविशंकर निश्चय कर चुके थे कि भले ही जुनेजा और बब्बन गिरोह परिवार के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतार दे, परंतु अपनी बेटी को जुनेजा के हवाले कभी नहीं करेंगे। सो सारी बात इंस्पेक्टर तीरथ सिंह को बता दी, यह भी कि उसके मातहत पुलिस वाले भी गुंडों से मिले हुए हैं। तब तीरथ सिंह ने बब्बन के अड्डे पर छापा मारा। बब्बन और उसके कुछ साथियों के साथ ही तीरथ सिंह ने वहां से हेजसा को भी गिरफ्तार किया। यह खबर उसने अगली सुबह रविशंकर कोर्ट में सरकारी वकील मिस्टर जैन और जुनेजा के धाकड़ वकील मनु नारंग के बीच बहस चल रही थी कि अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर दिया जाए या जमानत पर छोड़ दिया जाए। तीरथ सिंह उन्हें रिमांड पर चाहता था ताकि टॉर्चर करके मालूम कर सके कि कौन कौन पुलिस वाले उनसे मिले हुए हैं। उधर बब्बन गिरोह का सिक्का नामक एक ऐसा गुंडा जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया था, हाथ में रिवॉल्वर लिए रविशंकर के मकान में दाखिल हुआ और धमकी दी कि वे यह इलाका छोड़कर भागने की कोशिश ना करें। परंतु वहां हालात कुछ ऐसे बने कि सिक्का ने केशव पर गोली चला दी और उसे बचाने हेतु बीच में आ गई केशव की मां यानी पुष्पा देवी, और पुष्पा देवी सिक्का के आगे से निकली गोली का शिकार हो गई। सिक्का रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। केशव जैन साहब से मिलने उनके घर जा पहुंचा। सोनू के बाद जब जैन साहब से उसकी मुलाकात हुई तो भावुक हो चले केशव ने चीख चीख कर कहा, मेरी मम्मी गुंडे की गोली का शिकार हो गई है अंकल, वे मर गई, मगर आपका कानून कुछ ना कर सका। तब जैन साहब ने उसे संभाला और समझाया, दिलासा दिया, कहा कि अब कानून जुनेजा, बब्बन और सिक्का के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा और उनमें से कोई भी कानून के कहर से बच नहीं सकेगा। परंतु ऐसा कुछ ना हो सका। वक्त और अदालत की जटिल कार्यवाही ने जैन साहब के आश्वासन को झूठा साबित कर दिया। वही हुआ जो अक्सर अदालतों में होता है। जुनेजा का धाकड़ वकील यानी मनु नारंग जुनेजा, बब्बन और उसके साथियों को जमानत पर छुड़ाने में कामयाब हो गया। कोर्ट में यह साबित नहीं किया जा सका कि सिक्का का संबंध बब्बन या उसके गिरोह से है। मनु नारंग ने उल्टे यह साबित कर दिया कि सिक्का और बब्बन आपस में जानी दुश्मन हैं। नतीजा यह है कि जमानत पर छूटे बब्बन और उसके साथी मौत के दूत बनकर पुनः पंडित के आसपास मंडराने लगे। सब कुछ करना चाहकर ना इंस्पेक्टर तीरथ सिंह कुछ कर पा रहा था और ना ही जैन साहब। नन्हे केशव को लग रहा था कि कुछ ना कुछ होके रहेगा।
यह भी वह जान चुका था कि कानून उसके परिवार की मदद करने में असमर्थ है। साहब से मिलकर उसने साबित कर दिया कि संपूर्ण व्यवस्था और समूचे कानून होने के बावजूद आज के समाज में एक साधारण परिवार जंगल के कानून में रहता है। मुकम्मल व्यवस्था को नकारा साबित कर दिया। केशव जानता था कि जुनेजा और बब्बन आदि एक बार पुनः उसके घर आएंगे और इस बार वह उनके आगमन के ठोस प्रमाण इकट्ठे करना चाहता था। इसलिए जैन साहब से उनका वीसीआर और वीडियो कैमरा ले लिया। उधर बब्बन पंडित परिवार को मजा चखाने के लिए पागल हुआ जा रहा था, परंतु जुनेजा उसे यह कहकर रोके हुए था कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा इंस्पेक्टर तीरथ सिंह है। उसे रास्ते से हटाने के बाद ही हम खुलकर खेल खेल सकेंगे। जुनेजा, बब्बन और उसके गुंडों के आगमन तथा उनकी हरकतों को शूट करने की मंशा से केशव ने वीसीआर एक छोटे कमरे में रखा। कैमरे का संबंध उससे जोड़कर एक रोशनदान में फिट कर दिया। उसने यह कैमरा ऐसी पोजीशन में था कि एक बटन दबाए जाते ही हॉल में घटने वाली प्रत्येक हरकत कैद कर ली जाए। अदालत की आदेशानुसार कपड़ों में पुलिस वाले पंडित रविशंकर के मकान की चौकसी कर रहे थे। इन सब के बावजूद वह दिन आ गया जिसके बारे में केशव जानता था कि आना निश्चित है। दोपहर के ठीक 12 बजे जुनेजा, बब्बन और उसके साथी वहां आए। कैमरे का स्विच केशव ऑन कर चुका था। सब कुछ शूट हो रहा था। हॉल में कदम रखते ही अपने रिवॉल्वर उन्होंने निकाल लिए। तब शुरू हुआ जुल्म का ऐसा घिनौना सिलसिला जिसका विवरण सुनने तक रोंगटे खड़े हो जाएं। रेशम की मजबूत डोरी की मदद केशव को उन्होंने एक ऐसी कुर्सी पर बांध दिया, मुंह पर टेप रविशंकर और खुशबू के मुंह पर भी चिपकाए गए थे। रविशंकर को गुंडों ने पकड़ रखा था। देखते देखते उन जालिमों ने खुशबू के जवान जिस्म से कपड़े का एक एक रेशा नोच लिया। पिता और भाई के सामने नग्न कर दिया उसे। उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु दरिंदों ने यहीं बस नहीं की। यह तो एक उनके पाशविक जुल्म की शुरुआत मात्र थी। इसके बाद उन्होंने पंडित रविशंकर को नग्न किया। एक पिता को अपनी पुत्री के साथ अभिसार करने के लिए विवश करने लगे वे। उफ, उसका यह घिनौना आदेश भला किसे ना तोड़ डालता। खुशबू टूट गई, पंडित रविशंकर भी टूट गए। दरअसल जुनेजा और बब्बन आदि खुशबू के हाथ से कुछ प्रेम पत्र लिखवाना चाहते थे। खुशबू को सहमत होना पड़ा। पंडित रविशंकर ने भी उनकी बात मान लेने की एक सलाह दी। तब खुशबू से सिक्का के नाम कुछ प्रेम पत्र लिखवाए गए। इन प्रेम पत्रों का सारांश यह था कि खुशबू और सिक्का आपस में प्रेम करते थे। खुशबू के बुलाने पर सिक्का रात के वक्त अक्सर मिलने आता था। जिस रात पुष्पा देवी की हत्या हुई उस रात रविशंकर ने अपनी बेटी को सिक्का के साथ पकड़ लिया था। इसी सिलसिले में हंगामा हुआ। वहां से भाग निकलने के लिए सिक्का ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। केशव ने झपटकर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीना और गुस्से की ज्यादती के कारण सिक्का पर फायर किया। निशाना वजह से गोली पुष्पा देवी को लगी और वे मर गईं। पंडित रविशंकर, खुशबू और केशव समझ गए कि जुनेजा आदि इन प्रेम पत्रों के जरिए पुष्पा देवी की हत्या के जुर्म से न केवल सिक्का को बचाना चाहते हैं बल्कि उल्टे केशव को फंसाना चाहते हैं। स्वयं केशव के हस्ताक्षर भी उन्होंने रजिस्टर पर लिए। केशव ने यह सोचकर उनका हर आदेश माना कि जब वीडियो कैसेट कोर्ट में पहुंचेगी तो उनकी ये सारी होशियारियां धरी रह जाएंगी और अपनी नजर में वे कामयाब होकर जुनेजा आदि वहां से लौट जाना चाहते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह कि पत्रादि लिखवाने के बाद केशव और रविशंकर के सामने ही वे लोग खुशबू से बलात्कार करने पर आंधा हो गए। यह मंजर एक छोटी बहन, एक भाई और एक बाप के लिए दुनिया का सबसे घिनौना मंजर था। मजबूर रविशंकर ने झपटकर एक गुंडे से उसका रिवॉल्वर छीना और किसी के कुछ समझने से पहले खुशबू को मौत के घाट उतार दिया। इन हालात में एक पिता और कर भी क्या सकता था। रविशंकर पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी।
वे स्वयं भी वहीं ढेर हो गए और कुर्सी पर बंधा केशव संभलने की लाख चेष्टाओं के बावजूद बेहोश होता चला गया। होश आने पर केशव ने खुद को आजाद पाया। हॉल में पिता और बहन की निर्वस्त्र लाशें पड़ी थी। देर तक निश्चय न कर सका कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी राहत मिली। जाहिर था कि उनकी नजर कैमरे और वीसीआर पर नहीं पड़ी थी। कैसेट को साथ लिए वह घर से निकला। मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर अपने इलाके के थाने में पहुंचा। वहां तीरथ सिंह के स्थान पर एक अन्य इंस्पेक्टर को देखकर वह चौंका। फिर अजय कुमार नामक उस इंस्पेक्टर ने बताया कि तीरथ सिंह का ट्रांसफर हो गया। उसके स्थान पर उस थाने का इंचार्ज अब वह है। केशव शुरू में थोड़ा हिचका, किंतु दुबे के ये कहने पर कि तीरथ सिंह उससे पंडित परिवार का पूरा ध्यान रखने के लिए कह गया है, केशव ने वो सब बता दिया जो सबूत के रूप में दुबे को कैसेट भी सौंप दी उसने। इंस्पेक्टर दुबे ने कैसेट अपने कब्जे में ले ली। पुलिस, फोटोग्राफर, पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स विभाग वालों को शव के मकान पर हुक्म और उसने फोन पर दिया और स्वयं फोर्स लेकर केशव के साथ उसके मकान पर गया। अन्य पुलिस कार्यवाही के साथ इंस्पेक्टर दुबे ने सादे कपड़े उन पुलिस वालों के भी बयान लिए जिनकी उस दिन वहां ड्यूटी थी। उन्होंने सफेद झूठा बयान दिया। केशव हलक फाड़कर चीख पड़ा कि वे झूठ बोल रहे हैं। जुनेजा और बब्बन आदि से मिले हुए हैं वे, और ना थाने में पहुंचकर उनकी खबर लेने की घोषणा की। पुलिस कार्यवाही की समाप्ति पर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम वाले ले गए। केशव दुबे के साथ पहुंचा। वह देखना चाहता था कि दुबे उन पुलिस वालों के साथ कैसा सलूक करता है, किंतु उस वक्त वह दंग रह गया जब थाने पहुंचते ही स्वयं गिरगिट की तरह वह रंग बदला। यह एहसास हो कि केशव के छक्के छूट गए कि वास्तव में वे पुलिस वाले ही नहीं बल्कि दुबे और जुनेजा आदि से मिला हुआ है। जब केशव ने कैसेट का जिक्र किया तो मुकम्मल धूर्तता के साथ उसने कहा, कौन सी कैसेट? कैसी कैसेट? कभी मुझे कोई नहीं दी तुमने। केशव के होश फाख्ता। इतना ही नहीं, दुबे ने यह भी बताया कि जिस वक्त बब्बन और उसके साथी उसके घर में घिनौना जुर्म कर रहे थे, उस वक्त से पहले ही वे सब एक थाने की हवालात में बंद हैं और जुनेजा सुबह 10 बजे से अपने ऑफिस में काम कर रहा है। केशव को पहली बार एहसास हुआ कि इन लोगों ने सारा काम बचने की संपूर्ण एलिबाई के साथ किया है। उस वक्त तो उन्हें नन्हे केशव का दिमाग नाची उठा जब दुबे ने कहा कि अपनी बहन और पिता के हत्यारे तुम खुद हो। इंस्पेक्टर ने ऐसा सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि यह भी बताया कि जिन तर्कों सबूतों के आधार पर उसे कोर्ट में हत्यारा साबित किया जाएगा, ये सबूत बेहद पुख्ता थे और केशव इतना जान चुका था कि मनु नारंग इनके आधार पर उसे हत्यारा साबित कर देगा। सो वह बौखला गया और बौखलाहट में वहां से भाग निकलने के अलावा उसे कुछ न सूझा। इंस्पेक्टर और उसके साथी केशव को उसी वक्त गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु मारे गुस्से से पागल हुई जा रहे केशव ने दुबे से रिवॉल्वर छीनी। उसी के बूते पर थाने से भाग निकला वह। पुलिस सारे इलाहाबाद में केशव की गंध सूंघती फिर रही थी। शहर का बच्चा बच्चा यह जान चुका था कि वह अपनी बहन और पिता का हत्यारा है तथा इंस्पेक्टर दुबे का सर्विस रिवॉल्वर लेकर फरार हुआ है। केशव लंबे समय तक एक खंडहर में छुपा रहा। रात का 1:30 बज रहा था। न जैन साहब सोए थे और न ही सोनू की आंखों में नींद थी। वह बार बार जैन साहब से केशव के संबंध में सवाल कर रही थी। केशव का इंतजार था उसे। सोनू को पक्का विश्वास था केशव उससे मिलने जरूर आएगा, और ऐसा हुआ। 1:30 बजे केशव आया, मगर सोनू की तरफ ध्यान तक नहीं दिया उसने। जैन साहब और केशव स्टडी में बंद हो गए। सोनू की गैर मौजूदगी में केशव ने उन्हें सब कुछ बताया। सुनकर उनके होश उड़ गए और तब केशव ने दांत भींच कर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सारा परिवार तबाह हो गया अंकल, और आपका यह कानून कुछ ना कर सका जिस पर आपको नाज है। मेरी बार बार की पुकार और चेतावनी के बावजूद आपका कानून न मेरी मम्मी को बचा सका, न बहन और पापा को।
बस मैं यहाँ आपको सिर्फ यही एहसास कराने आया था कि आपका कानून कितना कमजोर है। जैन साहब के पास बोलने के लिए कुछ ना था। जब केशव वहां से जाने लगा तो उन्होंने कहा, कहाँ जाओगे? केशव घुराया, कहीं भी जाऊं अंकल, मगर आपके कानून के हाथ आने वाला नहीं मैं। एक दिन मैं लौटूंगा, इस शहर में आऊंगा और वह सब करूंगा जो आपका नहीं कर सका। अपने मम्मी पापा और बहन के एक एक हत्यारे से गिन गिन कर बदले लूंगा मैं। जैन साहब को लगा कि केशव के रूप में एक भयानक अपराधी जन्म लेने जा रहा है। उन्होंने केशव को समझाया, कानून की शरण में जाने और सारी हकीकत उसके समक्ष रखने की सलाह दी। और इस सलाह पर केशव कुछ और ज्यादा भड़क उठा। बोला, बड़ी हैरत की बात है अंकल कि आपका विश्वास अभी तक अदालत और कानून में है। साबित हो चुका है कि आपके कमरे में सजी ये मोटी मोटी किताबें मुझ जैसे अभागे को इंसाफ नहीं दे सकती। जैन साहब ने उसे जबरदस्ती रोकना चाहा। जिनके सिर पर खून सवार हो वो रुका नहीं करते। जैन साहब को स्टडी रूम में बंद करके उसने हॉल में कदम रखा। हाथ में रिवॉल्वर लिए वह उस वक्त मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था जब पीछे से सोनू ने आवाज दी। केशव घूमा। सोनू के हाथ में भारतीय दंड विधान नामक पुस्तक थी। जैन साहब केशव की बातें उसने छुपकर सुन ली थी। केशव ने कहा, मुझे मत पुकारो सोनू, क्योंकि अब किसी की पुकार मेरे कानों से गुजर कर दिल तक नहीं पहुंच सकती। दिलो दिमाग में मम्मी पापा और खुशबू की चीखें गूंज रही हैं। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, सोनू ने कहा। फिर ये रिवॉल्वर दे दो। वाह, रिवॉल्वर दे दूंगा तो उनसे बदला? नहीं केशव, नहीं, सोनू ने कहा। क्या तू अभी तक नहीं समझा कि सबसे बड़ा हथियार ये पुस्तक है, भारतीय दंड विधान। इसके इस्तेमाल से जुर्म करने वाले को कानून कभी कोई सजा नहीं दे सकता, जबकि रिवॉल्वर से जुर्म करने पर सजा का प्रावधान है। और इस तरह सोनू ने रिवॉल्वर ले लिया, केशव को भारतीय दंड विधान दिया और उसने कहा, उसे आज ही से इन किताबों के अध्ययन में जुट जाना है। भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो, परंतु कानून की जानकारी में इतना पारंगत बनना है जितना कोई ना हो। सोनू ने कहा कि कानून का बेटा बन के दिखाना है उसे, और अपने दुश्मनों से बदला तब निकलना है जब कानून का बेटा बन चुके। केशव उस किताब को संभाले वहां से निकल पड़ा। नेत्रों से सोनू उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो गया। छुपता छुपाता केशव स्टेशन पहुंचा। जाने किस दिशा में जाने वाली एक ट्रेन में सवार उस वक्त रात गुजर चुकी थी। सुबह का वक्त था। गंदे फर्श पर बैठा केशव भारतीय दंड विधान में डूबा हुआ था कि टीटी ने बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में उसे पकड़ लिया। उसके साथ इसी जुर्म में एक सूटेड बूटेड व्यक्ति भी पकड़ा गया था, परंतु उसने 500 रुपए भर दिए। केशव को जेल भेज दिया गया। जेल में भी वह हमेशा कानून की किताबें ही पढ़ता रहता। फिर 21 साल बाद जम्पू निवासी संज्ञा देवी नामक एक योगिनी के साथ हिमालय पर ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी कि वे खुद चकित रह गईं। वे स्वयं और उनका एक शिष्य 3 दिन तक चमत्कारिक घटनाओं के अजीबोगरीब माया जाल में बुरी तरह उलझे रहे। एक गले को भी उन्हें यह संदेह नहीं हुआ कि वास्तविक में वे किसी के द्वारा किडनैप 3 दिन बाद अपने वाले आश्रम पर लौटने पर संज्ञा देवी को पता लगा कि उनके शिष्य को यह कहकर कि संज्ञा देवी का अपहरण कर लिया है, फिरौती वसूल कर ली है। और यह जानकर संज्ञा देवी दंग रह गई कि फिरौती के रूप में कुछ लोगों ने उनके शिष्यों से 10 लाख रुपए वसूल लिए हैं। और अगले चैप्टर्स में रहस्य खुला कि किडनैप की ऐसी योजना बनाने वाला केशव था, जिसमें स्वयं अपहृत व्यक्ति को 3 दिन तक पता न लगे कि वह किडनैप है। फिरौती के 10 लाख रुपए भी केशव ने ही प्राप्त किए थे। उस केशव ने जो आज से 21 साल बाद एक बेहद आकर्षक और स्वस्थ युवक के रूप में कानून का बेटा बन चुका था। यह काम उसने साजिद
शेखर और मंगल नाम के 3 युवक तथा वीणा और शबीना नामक 2 युवतियों की मदद से किया था। इन सबकी गपसी वार्ता से पता लगता है कि उन चमत्कारों को इन लोगों ने किस तरह योजनाबद्ध तरीके से जन्म दिया, जिसमें संज्ञा देवी और उनके शिष्य फंसे रहे। यहीं यह भी पता लगता है कि पिछले 21 साल केशव ने सिर्फ और सिर्फ कानून की किताबों का अध्ययन किया। उनकी बातों से यह भी स्पष्ट होता रहा कि ये पांचों यानी साजिद, शेखर, मंगल, वीणा और शबाना पहले पिछले 5 साल के दौरान अलग अलग विभिन्न घटनाओं के माध्यम से केशव के संपर्क में आए थे। हर एक की एक ही कहानी थी, यह कि एक बार वह केशव के संपर्क में आए और फिर केशव के होकर रह गए। दरअसल केशव ने ऐन उस वक्त उनकी कानूनी मदद की थी जब अदालत उन निर्दोषों को दोषी मानकर लंबी सजाएं सुनाने जा रही थी। साजिद, शेखर, मंगल, वीणा और शबीना अपनी जिंदगियों को केशव की अमानत समझते थे। केशव से बेहद प्यार करते थे ये पांचों। इस बात का पता तब लगा जब केशव ने फिरौती में प्राप्त 10 लाख रुपए के बंटवारे की बात की। उसने कहा कि सबने बराबर मेहनत की है, अतः सबको बराबर बराबर रुपए लेकर अलग हो जाना चाहिए। किंतु अपना हिस्सा लेने या केशव से अलग हो जाने के लिए पांचों में से कोई तैयार ना हुआ और यह देखकर केशव की झील सी नीली आंखों में खुशी के आंसू डबडबा उठे। वास्तव में वह स्वयं उनसे अलग नहीं होना चाहता था। वह इम्तिहान लेना चाहता था उनका, देखना चाहता था कि उनमें से कोई दौलत का लालची तो नहीं है। दरअसल आगे जो कुछ करने की उसकी योजना थी उसमें केशव को कुछ साथियों की जरूरत थी, मगर ऐसे किसी साथी की नहीं जो दौलत का लालची हो। वे पांचों केशव के इम्तिहान में खरे उतरे थे। फिर एक दिन केशव ने मंगल से पूछा, अगर किसी सेठ की तिजोरी से 2 लाख रुपया लूटा जाए तो कानून क्या सजा देता है मंगल? 7 साल से आजीवन कारावास तक। बैंक रॉबरी की सजा? यही। अगर पूरे शहर में नाकेबंदी करके लगभग सारे शहर को लूटा जाए, इसमें तो फांसी हो सकती है। नहीं होगी जी, एक दिन एक पल की भी सजा नहीं होगी। काका क्यों? क्योंकि उस लूट का लाइसेंस इस देश की सरकार हमें खुद देगी। क्योंकि कानून की मोटी मोटी किताबों में एक भी धारा ऐसी नहीं है जो उस लूट जुर्म कहती हो। हम खुलेआम अखबार, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन देकर इस शहर को लूटेंगे और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मंगल ने पूछा, ऐसी कौन सी लूट है केशव भैया? केशव ने मंगल को ही नहीं बल्कि उन पांचों को उसके बारे में बताया। सारे शहर को लूटने की योजना समझाई और योजना को समझते ही उनकी आंखें चमकने लगीं। वास्तव में योजना नायाब थी, मगर वह योजना क्या थी? चमकदार सनमाइका से युक्त एक शानदार ऑफिस, चमचमाती बड़ी मेज, मेज के इस तरफ गद्देदार कुर्सियों पर साजिद, शेखर, मंगल, वीणा और शबीना। उनके ठीक सामने ऊंची पुष्तगाह वाली रिवॉल्विंग चेयर पर केशव बैठा था। मेज के कोने में रखा 4 मीनार सिगरेट का पैकेट उठाकर उसने एक सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट के धुएं से ऑफिस को एयर कंडीशन ऑफिस दूषित करने के बाद उसने धीमे स्वर में सवाल किया, आज कितने सदस्य बने साजिद? 5000 केशव भैया। कुल कितने हो गए? 42,000। गुड। राख एक शानदार एश ट्रे में झाड़ते हुए केशव ने पूछा, लोगों का रुझान तो सदस्य बनने की रफ्तार से ही स्पष्ट है, मगर हंगामा कैसा है? बड़ा बेहतर, हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा केशव भैया। साजिद संतुलित शब्दों में रिपोर्ट दे रहा था। फाइनेंस कंपनी के सदस्य बनने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। आज 4 खिड़कियों पर सदस्यता फॉर्म बांटे जा रहे हैं। चारों पर लाइनें ही लाइनें हैं। धक्कम धुक्की है, मदद के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। ओह, शाम की 5:15 बजे हमने खिड़कियां बंद की, शेखर ने बताया। तब भी चारों खिड़कियों पर लंबी लाइनें थी।
खिड़कियां 5:15 बंद क्यों हुई? 5 बजे क्यों नहीं? जवाब शबीना ने दिया, महज बंद करना चाहते थे मगर लोगों ने करने नहीं दी। हंगामा और शोर शराबा करने लगे। आगे से याद रखना, चाहे जितना हंगामा हो, भले ही लोग चाहे जितना शोर मचाएं, मगर खिड़कियां करेक्ट 5 बजे बंद हो जानी चाहिए। ठीक है भैया, साजिद बोला। आपने ठीक कहा था, लोग चले आ रहे हैं। 15 रुपए का फॉर्म इस तरह बिक रहा हो जैसे फ्री बट रहा हो। यह सब आकर्षक स्कीम और उसके आधार प्रचार का अंजाम है साजिद। कहने के बाद केशव ने रिवॉल्विंग चेयर को हल्की सी जुम्बिश दी और फिर सीधे मंगल से सवाल किया, मैंने तुम्हें शहर की सड़कों, चौराहों, दुकान, दफ्तर, घरों से अपनी कंपनी के बारे में पब्लिक रिपोर्ट कलेक्ट करने का काम सौंपा था मंगल। इस संबंध में क्या रिपोर्ट है? अगर पूरी रिपोर्ट देने के चक्कर में पड़ा तो सारी रात गुजर जाएगी केशव। अतः यदि इजाजत हो तो संक्षेप में मुकम्मल रिपोर्ट दूं। जरूर। मंगल ने जेब से मिनी टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया। बोला, मेरी गुजारिश है कि इस टेप के खत्म होने तक बीच में कोई नहीं बोलेगा। सब चुप, केशव भी। मंगल ने टेप ऑन किया। आवाज आई, पंडित सेविंग्स एंड फाइनेंस कंपनी के सदस्य बनिए और लाभ कमाइए। एक बार, सिर्फ एक बार 84 महीने के लिए 200 रुपए पंडित फाइनेंस में जमा कीजिए और हर माह निकलने वाले भारी इनामों के लकी ड्रॉ में हिस्सा लीजिए। महिला की आवाज। और 84 महीने बाद 200 के 200 रुपए वापस। यह तो रेडियो पर बजने वाला अपना विज्ञापन टेप है मंगल। रिपोर्ट भी यही है। लोगों के मुंह से मुझे कुछ इस किस्म के शब्द सुनने को मिले हैं। अच्छा, केशव हंसा। बाकी लोग भी मंगल की रिपोर्ट बताने के अंदाज पर खुलकर हंसे। हंसने के बाद शेखर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि भैया की शबीना बहन अपनी कंपनी का भविष्य पहले ही जान गई थी। करेक्ट, केशव ने कहा। टेप का मैटर शबीना ने बनाया है। आज यह स्थिति वास्तव में तो जाहिर है शबीना की कल्पना साकार हो उठी। मारे खुशी की शबीना गदगद हुई जा रही थी। कष्ट लगाने के बाद केशव ने सिगरेट का अंतिम सिरा ऐश ट्रे में मसलते हुए कहा, कल तुम 11:30 बजे तक फॉर्म बांटने के बाद सारी खिड़कियां बंद कर दोगे साजिद? जी। एक साथ सभी उछल पड़े। उन पर चौक से लिख देना कि सदस्यता फॉर्म समाप्त हो जाने के कारण खिड़कियां बंद है, उपलब्ध होने पर पुनः बांटी जाएंगी। कष्ट के लिए खेद है, मगर 10,000 फॉर्म तो कल सुबह ही छपकर यहाँ आ जाएंगे केशव भैया। शेखर ने इंफॉर्मेशन दी। फिर भी खिड़कियां बंद कर देनी है। साजिद ने बात कुछ समझ में नहीं आई। साजिद ने पूछा, साजिद, लोगों के मनोविज्ञान को रीड किया करो। केशव ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति में उस चीज को हासिल करने की ललक छुपी है जो दुर्लभ हो, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती हो। ठीक इसके विपरीत जो वस्तु आसानी से मिल जाती है, मिलती रहती है, उसके प्रति लोगों का रुझान बहुत जल्दी चमत्कारिक ढंग से उदासीनता में बदल जाता है। ओह, कल जब फॉर्म खत्म होंगे तो उस वक्त का हंगामा देखना और 3 दिन बाद जब फॉर्म पुनः उपलब्ध होने की घोषणा होगी तब लोगों में उन्हें हासिल करने की क्यूरियोसिटी देखना। अगर वह आज से 5 गुनी ना हो तो हमारे इस हथकंडे को बेकार समझना। मैं आपकी बात को गहराई पकड़ गया। गुड। कहने के साथ केशव ने एक और सिगरेट सुलगा ली। फर्स्ट, हमें पंडित फाइनेंस के 1 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने हैं और इस टारगेट के लिए हमें हर हथकंडा इस्तेमाल करना होगा। एक बात कहूं केशव भैया? बोलो मंगल। लोगों में जो उत्साह है उससे तो लगता है कि 1 लाख सदस्य बनाने के लिए हमें किसी हथकंडे की जरूरत नहीं। यह टारगेट बहुत जल्दी खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। सदस्य बनने की रफ्तार से भी ऐसा ही लगता है, क्यों साजिद? साजिद के कुछ कहने से पहले ही केशव बोला, अगर हम समय समय पर फॉर्म खत्म हो गए जैसे नए नए ना छोड़ते रहे तो यह क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी।
अभी पहले तुम लोगों ने खुद कहा कि सदस्य बनने के लिए लोगों में जुनून और उम्मीद है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जितनी तेजी से पब्लिक के दिमाग पर इनका भूत सवार होता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ उतर भी जाता है। जरूरी नहीं है कि जो रफ्तार आज है वह कल भी रहे। कल सदस्य बनने के लोगों की संख्या में उसी चमत्कारिक ढंग में कमी भी आ सकती है जिस चमत्कारिक ढंग से लोग ऑफिस पर टूट पड़े हैं। इस जुनून और उन्माद को बरकरार रखने के लिए समय समय पर हर हथकंडे का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। सब चुप रहे, जैसे सहमत हो गए हों। क्यों ना हम कुछ लड़के लड़कियों को कंपनी के एजेंट बना लें, केशव भैया। एजेंट? हाँ, एजेंट बनने के इच्छुक लड़के लड़कियां काफी तादाद में आ रहे हैं। वे लोग कमीशन पर घर, दफ्तर और दुकानों पर जाकर लोगों को पंडित फाइनेंस का सदस्य बनाएंगे। इससे हमारी सदस्य संख्या बढ़ेगी। ऐसा तो लगभग हर बिजनेस में होता है। मेरा मतलब उसी पद्धति को अपनाने से है। याद रखना साजिद, भविष्य में भी यह बात याद रखनी है कि पंडित फाइनेंस किसी अन्य कंपनी की पॉलिसी फॉलो नहीं करेगी। पंडित फाइनेंस पॉलिसी मेकर है, फॉलोअर कभी नहीं बनेगी। ये शब्द केशव ने ना जाने कैसे स्वर में कहे कि अकेले साजिद के नहीं बल्कि सभी के जिस्मों में भी सी सी दौड़ गई। साजिद के मुंह से सिर्फ इतना निकला, जी जी। दूसरी कंपनियां जो पैसा कमीशन के रूप में अपने एजेंट्स को देती हैं, वह हम विज्ञापन पर खर्च कर देते हैं, केवल इसलिए कि लोगों को सदस्य बनाने हमें या हमारे एजेंटों को घर घर ना जाना पड़े, बल्कि लोग स्वयं चलकर हमारे पास आए। ठीक है, फॉर्म 3 दिन खत्म रहेंगे, उसके बाद फॉर्म उपलब्ध होंगे कि जबरदस्त विज्ञापन के साथ 4 दिन फॉर्म पुनः बटेंगे और 3 दिन के लिए खत्म हो जाएंगे। ओके, और इन 3 दिनों में तुम्हें कंपनी की एक गद्दार कर्मचारी बनकर दिखाना है शेखर। जी, शेखर उछल पड़ा। तुम्हें छिपे तौर पर 5 रुपए ज्यादा यानी 20 रुपए प्रति फॉर्म के हिसाब से उन लड़के लड़कियों को फॉर्म देने हैं जो एजेंट बनने के इच्छुक हैं, और उन्हें यह हुई इस तरह जचना चाहिए कि यह काम तुम कंपनी से छुपा कर रहे हो। मैं समझा नहीं। ये हमारा हथकंडा होगा बेवकूफ। जब तुम उन्हें 5 रुपए ज्यादा में दोगे तो वे फॉर्म के लिए मरे जा रहे लोगों में उन्हें ब्लैक करेंगे। यह खबर अखबारों को लीक करा दी जाएगी और अखबार मोटे मोटे हेडिंग्स में सुर्खियां बनाकर फ्रंट पेज पर यह न्यूज प्रकाशित करेंगे कि पंडित के फॉर्म ब्लैक में बिक रहे हैं। इस फ्री के प्रचार से सिक्योरिटी बढ़ेगी। ओह मगर अगर अखबारों ने कंपनी के गद्दार के रूप में मेरा नाम छाप दिया तो? छपने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कंपनी से तो कोई निकालने से रहा। सब हंस पड़े, शेखर भी। और सुनो, 5 रुपए के चक्कर में इतने फॉर्म ना बेच देना कि ब्लैक मार्केट का रेट ही नीचे आ जाए। फॉर्म कम देना, रेट उतने ही ज्यादा होंगे, और अखबार में रेट जितने ज्यादा छपेंगे फॉर्म की लोगों की नजरों में उतनी ही ज्यादा अहमियत होगी। समझ गया? और मंगल, खुद को ज्यादा होशियार समझने वाले लोग पंडित की बात चलने पर शहर में यह कहते सुने गए हैं कि अजी कुछ नहीं, सब साला फ्रॉड है, कोई कारवार नहीं निकलेगी, छोटे मोटे इनाम निकाल दिए जाएंगे, कार तो अपने ही लोगों को निकाल कर दी जाएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। आपने रिपोर्ट में बताया नहीं? मैंने सोचा केशव, ऐसे लोग अपवाद जितने ही हैं, बिना इनकी सुने अपना काम किए जाओ। जब ड्रॉ होगा तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इस तरह इनके मुंह कभी बंद नहीं होंगे। फिर ऐसे लोगों को अपवाद नहीं, कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। मंगल, कंपनी को दरअसल इसी किस्म के लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा सोचो, एक दिन में एक व्यक्ति ने कन्विंस किया तो हमें कितना घाटा होगा, और फिर यदि शहर में ये जहर फैल गया तो कंपनी पर टूट पड़ने वाली भीड़
चमत्कारिक ढंग से गायब हो सकती है। तो इन लोगों का इलाज क्या है? ये पोस्टर छपवाओ। कहते हुए केशव ने दिमाग लड़ाकर खुद का बनाया हुआ पोस्टर मेज पर डाल दिया। पोस्टर का मैटर यूं था, कार का ड्रॉ ईमानदारी से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कहने वालों के मुंह पर तमाचा। चित्र, हमारे पहले ड्रॉ के चीफ गेस्ट हैं देश के सबसे विश्वसनीय नेता श्री रघुवर पांडे। नेताजी लकी पर्ची अपने हाथ से निकालेंगे। जरा सोचिए, क्या पांडे जी कहीं कोई गड़बड़ होने देंगे? नहीं। विश्वास रखिए, पंडित फाइनेंस विश्वास का दूसरा नाम है। पोस्टर पढ़ने के बाद पांचों के चेहरे चमक उठे। साजिद बेसहाक तक कह उठा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कहा। भैया, ये पोस्टर दिल्ली की दीवारों पर नहीं, कंपनी के बारे में जहरीला प्रचार करने वालों के मुंह पर चिपकेगा। यह पोस्टर नहीं, सचमुच एक तमाचा है, ऐसा तमाचा जिसके गाल पर पड़ते ही खुद को ओवर एक्सपोज करने वाले लोग बुरी तरह तिलमिला उठेंगे। यह पोस्टर 4 कलर में छपकर दिल्ली की दीवारों पर छा जाना चाहिए। ऐसा ही होगा केशव भैया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली की किसी दीवार के आपको दर्शन नहीं होंगे, सारी दीवारें इस पोस्टर से ढकी होगी। नहीं, ऐसा मत करना, केशव ने हंसते हुए कहा। दिल्ली की बहुत सी दीवारें ऐसी भी हैं जहां पोस्टर लगाना है, और हम गैर कानूनी काम से कोसों दूर रहते हैं। एक बार फिर ठहाका लगा। वीणा नहीं हंसी थी। केशव ने पूछा, क्यों वीणा, तुम्हें हंसी नहीं आई? नहीं, उसने एक झटके से कहा। क्यों? मुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो हंसी कैसे? एक बार फिर सारा ऑफिस उनके ठहाकों से गूंज उठा। वीणा का ठहाका भी उसमें सम्मिलित था। जी भरकर हंसने के बाद उसने सवाल किया, क्या फर्स्ट ड्रॉप पर सचमुच हमारे चीफ गेस्ट रघुवर दयाल पांडे हैं केशव भैया? नहीं, तो क्या बेभाव में मुझे अंदर कराओगी? आपको अंदर करने के लिए आपसे ज्यादा कानून जानने वाले की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी कोई शख्सियत कम से कम दिल्ली में तो नहीं मिलेगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पुनः लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।